everyone, welcome back to my channel. I hope you have seen my previous video on value added method, national income calculation. आज हम second method of national income calculation learn कर रहे हैं, that is income method. So let's get started. Before starting with this, I just want you to remember, जो मेरी previous class थी उसमें मैंने आपको first method of calculation of national income explain किया था, that was value added method. वैल्यू एडेड मेथड से अपन ने नेशनल इनकम निकाली थी, तो अपन ने ये अंडरस्टैंड किया था कि इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी अगर अपन मार्केट वैल्यू ऐड कर लेते हैं तो उससे नेशनल इनकम आ जाती है 1 फाइनेंशियल ईयर में. ठीक है. अब जो प्रोडक्शन कर रहा है वो कौन करता है? वो करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है. और उससे उन्हें क्या फायदा होता है? उससे उनकी इनकम जनरेट होती है. इनकम किस फॉर्म में जनरेट होती है? फैक्टर इनकम जिसे अपन बोलते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस. ठीक है. तो इकोनॉमी में जितने भी रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है उतने ही रुपए की इनकम जनरेशन भी होता है. ठीक है. किस फॉर्म में? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस. तो पूरी इकोनॉमी में एक साल में जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है, जितनी भी इनकम जनरेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस, उसको अगर अपन सम टोटल करते हैं तो हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकाल सकते हैं. ठीक है. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द डेफिनेशन. According to this method, all the incomes that accrue to the factors of production by the way of wages, profits, rent and interest etc. are summed up to obtain the national income. तो national income निकालने के लिए इकोनॉमी में जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है in the form of rent, interest, profit और wages, किसकी इनकम जनरेट हो रही है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, जो प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनकी इनकम जनरेट हो रही है. रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस, इसको अगर अपन टोटल कर लेते हैं सारी इनकम को एक फाइनेंशियल ईयर में, उसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड. अब इकोनॉमी में जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है उसको इस मेथड में 3 कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड किया है. तो मतलब हमने बेसिकली टोटल जो जितनी भी इनकम जनरेट होती है हमारी इकोनॉमी में एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. 3 तरह की इनकम हमने यहाँ पे बताई है. ठीक है. तो इसमें 3 तरह की इनकम कौन कौन सी होती है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. तो हम ये जो तीनों तरह की इनकम है इनको हम टोटल करके नेशनल इनकम निकालते हैं बाय इनकम मेथड. ठीक है. अब हम इसमें आगे इनको डिटेल में पढ़ रहे हैं कि ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और इनका क्या मीनिंग है. So this is the first component of calculating national income by income method, that is compensation of employee. That is also known as COE. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में. इसका क्या मतलब होता है? अगर कोई पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, किसी एंटरप्राइज में काम कर रहा है और उसके बदले में उसकी जो भी इनकम अर्न हो रही है बीइंग एन एम्प्लॉय, दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. अब इसे लेमैन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि सैलरी मिल रही है या पैकेज मिल रहा है या वेजेस मिल रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक इसका जो टर्म होती है वो होती है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. तो बीइंग एन एम्प्लॉय, इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द काइंड ऑफ इनकम यू गेट, दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. इस जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है इसके 3 पार्ट्स हैं. पहला है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. व्हाट डज इट मीन? कि जो भी कैश फॉर्म में बीइंग एन एम्प्लॉय आप अर्न कर रहे हो, कैश फॉर्म में जो आपको सैलरी मिल रही है, दैट इज कॉल्ड वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. सेकंड है कि आपको कैश के अलावा कुछ अदर बेनिफिट मिल रहे हैं, फ्री में कंपनी दे रही है. जैसे हो सकता है आपको रेंट फ्री हाउस दे रखा हो, या कार दे रखा हो, या मेडिकल एक्सपेंसेस आपके उठाती हो कंपनी, या आपको हर 6 महीने में हॉलीडे पैकेज देती हो. तो वो जो अदर बेनिफिट्स कंपनी दे रही है कैश के अलावा, that is called wages and salaries in kind. Third part is employers contribution to social security scheme. Social security schemes गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे प्रोविडेंट फंड है या ग्रेचुटी है. तो ये जो इन्हें हम सेविंग प्लान समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में. तो जो भी सेविंग प्लान्स हैं इसमें जो आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है, एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर, जो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, वो कुछ पैसे हर महीने, कुछ अमाउंट हर महीने डिपॉजिट कराता है आपके सेविंग प्लान में. दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम.
ठीक है। अब इसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल से। सपोज एक पर्सन है राम, ठीक है, उसको इनकम मिल रही है 80,000 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो उसको वेजेस एंड सैलरीज इन कैश उसे कितना मिल रहा है? 80,000 रुपीज। इसके अलावा उसे रेंट फ्री हाउस मिला हुआ है और उसकी मार्केट वैल्यू है, रेंट क्या है उस हाउस का? 10,000 रुपीज। तो ये भी उसकी इनकम का पार्ट हो गया। तो 80,000 प्लस 10,000, नाउ हिज इनकम इज 90,000। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर जिसने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है एम्प्लॉय को, ठीक है, एम्प्लॉयर हर महीने उस राम के सेविंग प्लान में 5,000 रुपीज डलवाता है। सपोज पीएफ अकाउंट है, पीएफ अकाउंट में जो एम्प्लॉयर है वो राम के पीएफ अकाउंट में 5,000 रुपीज डिपॉजिट कराता है। तो इसकी टोटल इनकम कितनी हो गई राम की? 80,000 कैश फॉर्म में जो मिल रही है, रेंट फ्री हाउस मिल रहा है जो हो गया 10,000, 90,000, और एम्प्लॉयर है जो राम का वो उसके पीएफ अकाउंट में 5,000 रुपीज हर महीने डिपॉजिट कराता है उसके सेविंग प्लान में। तो उसकी टोटल इनकम हो गई 95,000। सो दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। So this is the second category of income generated in the economy, that is called operating surplus. Operating surplus का मतलब होता है कि या तो आप किसी प्रॉपर्टी के आप ओनर हो, ठीक है, या फिर आप कोई बिजनेस फर्म है उसके एंटरप्रेन्योर हो। तो इनकम अर्न फ्रॉम ओनरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस को हम डिटेल में 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट का मतलब होता है कि आपकी खुद की कोई लैंड है या कोई फैक्ट्री है, ठीक है, या कोई फ्लैट्स हैं, उस पर आप क्या कमा रहे हो, उससे क्या इनकम जनरेट हो रही है? रेंट। सेकेंड टाइप ऑफ इनकम इज रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब है कि आपकी खुद की लैंड है और उसमें कोई मिनरल ओर की माइंस निकल आती हैं, ठीक है, जैसे मान लो कॉपर की माइंस निकल आई या आयरन ओर की माइंस निकल आई या फिर कोल एंड पेट्रोलियम की माइंस निकल आई, और उसे जब गवर्नमेंट या कोई भी बिजनेस यूनिट हायर करती है एक्सट्रैक्शन के लिए, मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए, तो उस पर आपको रॉयल्टी मिलती है, बीइंग द ओनर ऑफ दैट लैंड जहाँ से वो माइंस निकली, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। सेकेंड टाइप ऑफ इनकम इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब आपके पास कैपिटल है, सपोज आपके पास 20 करोड़ रुपए हैं और आपने किसी बिजनेस यूनिट को लैंड कर दिए, उस पर वो बिजनेस यूनिट आपको क्या पे करेगी? इंटरेस्ट। सो दैट इज कॉल्ड, दैट टाइप ऑफ इनकम इज कॉल्ड इंटरेस्ट। थर्ड है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब आपकी खुद की कोई बिजनेस फर्म है, उस पर आप बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप प्रॉफिट कमा रहे हो। अब जब हम रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो आ जाता है अपना ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन कई बार एग्जाम में आपको प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया होता है और उसके सब पार्ट्स दिए होते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द सब पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का जो भी प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर अर्न कर रहा है उसका जो पहला पार्ट है वो है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स को हम प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं। तो ये जो टैक्स है डायरेक्ट टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लगाती है प्रॉफिट पे, एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट पे, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट को वो प्रॉफिट का कुछ पार्ट दे देता है। उसके बाद डिविडेंड। डिविडेंड जो भी कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो इनकम होती है, उनका जो शेयर होता है प्रॉफिट में, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, ठीक है। तो उसने जो एंटरप्रेन्योर है उसने उस डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके अलावा थर्ड पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है कि कंपनी है वो एक अकाउंट बनाती है, ठीक है, और उस अकाउंट में प्रॉफिट का कुछ पार्ट हर बार डालती जाती है, ठीक है, जिसे हम कॉर्पोरेट सेविंग बोलते हैं। तो जब भी कंपनी में कुछ ग्रोथ या डेवलपमेंट करना होता है या अनएक्सपेक्टेड कोई रीजन आ जाता है, एक्सपेंसेस आ जाता है, तब उस अकाउंट से मनी विड्रॉ किया जाता है, उसी अकाउंट से यूज किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सेविंग। तो जब भी प्रॉफिट आता है उसका कुछ पार्ट सेव कर लिया जाता है जिसे हम कंपनी का अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। इसे अपन रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट सेविंग भी बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉफिट हैज 3 पार्ट्स: टैक्स गिवन टू गवर्नमेंट, डिविडेंड गिवन टू शेयर होल्डर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग, कंपनी की सेविंग। इन तीनों को अपन ऐड करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। और अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है तो इनको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो फिर इन सब का कोई यूज नहीं है। लेकिन इन तीनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो आ जाता है अपना ऑपरेटिंग सरप्लस। So the third type of income which we are learning here is mixed income. मिक्स्ड इनकम का क्या मतलब है कि एक पर्सन है वो एज एन एम्प्लॉय भी काम कर रहा है प्लस वो उस बिजनेस का ओनर भी है, ठीक है। तो हम उसको किसी भी एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते, उसकी इनकम होती है मिक्स्ड इनकम। फॉर एग्जांपल सपोज एक बार्बर है, वो एक सलून चलाता है, सलून में और भी कई एम्प्लॉय काम करते हैं,
ठीक है। तो वो जो बार्बर की तरह अगर अपने सलून में काम कर रहा है तो उसकी क्या आएगी, सैलरी आनी चाहिए या वेजेस आनी चाहिए, और क्योंकि वो सलून का ओनर भी है तो उसका प्रॉफिट भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो बेसिकली उसकी इनकम क्या हो गई, मिक्स्ड इनकम। ना तो हम एक्सक्लूसिवली ये कह सकते हैं कि बस उसको वो सैलरी कमाता है, ठीक है, तो सीओई में डाल दो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में डाल दो। ना हम ये कह सकते हैं कि वो बिजनेस का ओनर है बस, तो उसका हम डाल देते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में। नहीं, उसकी इनकम मिक्स्ड है, बीइंग एन एम्प्लॉय भी काम कर रहा है प्लस वो बिजनेस का ओनर भी है, सलून का ओनर भी है, उसको प्रॉफिट भी वो अर्न करता है। तो दैट टाइप ऑफ इनकम कम्स अंडर दिस कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। अब अपन ने 3 कंपोनेंट पढ़े इनकम मेथड के। फर्स्ट वाज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का क्या मतलब है, व्हेन यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन एन एंटरप्राइज, ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी आपकी इनकम होती है दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेकेंड कैटेगरी ऑफ इनकम अपन ने पढ़ा ऑपरेटिंग सरप्लस, व्हेन यू आर ओनर एंड एंटरप्रेन्योर ऑफ एनी बिजनेस, ठीक है, या तो आप कोई ओनर हो प्रॉपर्टी के या आप एंटरप्रेन्योर हो किसी बिजनेस फर्म के, तो दैट टाइप ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड द थर्ड टाइप ऑफ इनकम इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब ना तो आप कोई एक्सक्लूसिवली एक इनकम अर्न कर रहे हो, सैलरी अर्न कर रहे हो, ना ही आप एक्सक्लूसिवली प्रॉफिट कमा रहे हो, आपकी इनकम मिक्स तरह की है, सो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। इन तीनों कैटेगरीज, इन तीनों कंपोनेंट्स को हम ऐड करते हैं तो हमारा आता है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है NDP at FC, net domestic product at factor cost. So what did we learn here कि by adding up जितनी भी इकोनॉमी में इनकम अर्न होती है उसको अपन ने 3 कैटेगरीज में बांटा, COE, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। उन तीनों तरह की इनकम को ऐड करके हमारे आती है डोमेस्टिक इनकम विच इज ऑल्सो नोन एज NDP at FC. That means compensation of employees, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, हम इन तीनों कैटेगरीज, तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो हमें कंट्री की क्या मिल जाती है, NDP at FC, डोमेस्टिक इनकम। अब अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है, दैट मीन्स NNP at FC, तो हमें क्या चीज़ करनी पड़ेगी, हमें सिर्फ ये D को N में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और D मतलब डोमेस्टिक और N मीन्स नेशनल। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम सिर्फ NFIA ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बाय एडिंग NFIA वी गेट नेशनल इनकम बाय दिस मेथड। So let's learn the precautions of income method. Precautions means what all things we need to keep in mind while calculating national income by income method. क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ ऐड नहीं करनी है। पहला है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम लाइक डोनेशन, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा नॉट इंक्लूडेड। ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती है। मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराए थे, तब मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की इनकम होती है, ट्रांसफर और फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम, और ट्रांसफर इनकम होती है जो वन साइडेड इनकम होती है जिसमें आप कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दे रहे हो, ठीक है, जैसे पॉकेट मनी है, गिफ्ट्स हैं, डोनेशन है, स्कॉलरशिप है, ये सब ट्रांसफर इनकम होती है। तो ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती है, केवल फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में ऐड होती है। सेकंड है सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। जो भी सेकंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज हो रही है वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती है। जैसे कार है, आपने कार खरीदी तो जिस टाइम आपने फर्स्ट टाइम परचेज करी मार्केट से तो उसका प्राइस नेशनल इनकम में ऐड हो गया। आपने उसे 2 साल बाद वापस बेच दिया तो उसका प्राइस नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा, क्योंकि वन टाइम ही ऐड होता है किसी भी गुड की बाइंग एंड सेलिंग। सेकेंड है विंडफॉल गेन्स आर नॉट इंक्लूडेड। विंडफॉल गेन कौन से होते हैं, जैसे किसी की लॉटरी लग गई, हॉर्स रेस में पैसे निकल आए, तो वो सब जो होते हैं वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होते हैं, क्योंकि उससे कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं उसमें, ठीक है, तो वो जस्ट आपका एकदम से आपको कैपिटल गेन हो गया है, तो वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है। फोर्थ होता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है, ये जस्ट पेपर क्लेम्स हैं और एक करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। So let's see what all things we have learned. So let's do the question. Calculate GNP at MP from the following data. By now you already know कि NDP at FC निकलता है by adding up compensation of employee, operating surplus और mixed income. So इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारी domestic income आती है, which is also known as NDP at FC. And later on, after finding out NDP at FC, we can convert it into GNP at MP. So let's see what all things are given. इसमें इसका फॉर्मूला अपन को पता ही है कि compensation of employee, operating surplus और mixed income को ऐड करेंगे तो NDP at FC आ जाएगा. So let's see which all values are given. Compensation
compensation of employee is given, which is 100. Then operating surplus is not given directly, लेकिन operating surplus के आपको पता ही है 3 parts होते हैं, rent और royalty, interest और profit. ठीक है, तो लेट्स सी ये दे रखा है क्या? यस, रेंट इज गिवन, देन इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन, बट प्रॉफिट इज नॉट गिवन, बट दे हैव गिवन द पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट विच इज डिविडेंड और सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर. तो इनको अपन चारों को ऐड कर देंगे, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, और इससे अपना ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा. Mixed income is given directly here, which is 200. So let's put all the values of all these components. तो ये सब हमने ऐड किया तो हमारा आ गया 2400. क्या? NDP at FC. But in the question they ask for GNP at MP, तो we'll convert NDP at FC into GNP at MP. ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए आप देख ही रहे हो कि नेट टू ग्रॉस के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFIA करेंगे, और FC से MP में जाने के लिए हम प्लस NIT करेंगे. तो प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT प्लस NFIA किसमें? NDP at FC में करेंगे, तो विल गेट GNP at MP which is calculated as 3680 crore rupees, 3680 crore. So let's do one more question. So calculate NNP at FC. अब NDP at FC का अपना फॉर्मूला है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, वी गेट NDP at FC. नाउ अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें डायरेक्टली गिवन है. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली गिवन विच इज 13,300. लेट्स पुट द वैल्यूज. ऑपरेटिंग सरप्लस, लेट्स चेक. ऑपरेटिंग सरप्लस इज ऑल्सो गिवन डायरेक्टली विच इज 5,000. उसके बाद मिक्स्ड इनकम चेक करो. येस, इट इज ऑल्सो गिवन 16,100. सो बाय एडिंग ऑल दीज थ्री, COE, ऑपरेटिंग सरप्लस और MI, वी गेट 34,400 विच इज NDP at FC और डोमेस्टिक इनकम. हेयर वन मोर थिंग यू नीड टू नोट कि इन्होंने कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी गिवन दे रखा है और वेजेस इन काइंड भी दे रखा है, लेकिन वेजेस इन काइंड को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही पार्ट होता है. ठीक है, सो वील टेक कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. Now NDP at FC is already calculated, but in the question we need to give NNP at FC. तो लेट्स कन्वर्ट NDP at FC इंटू NNP at FC. और इसमें केवल दोनों में एक ही डिफरेंस है, डोमेस्टिक और नेशनल. तो डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए NFIA ऐड करेंगे. NFIA इज ऑल्सो गिवन डायरेक्टली 300. तो 34,400 में 300 ऐड करेंगे तो विल गेट 34,700 विच इज नेशनल इनकम. So I hope you liked the video and found the content useful and informative. So kindly like, share with your friends and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon so that you get the notifications of the new updates.